जी which of the following scenarios पेज नंबर 486 विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इनमें से कौन से ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं विच वुड नॉट रिजल्ट इन रिकॉर्डिंग डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी, जिनमें डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होने। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए फॉर टैक्स पर्पस और अकाउंटिंग वाले कम डेप्रिसिएशन चार्ज करें, तो इससे कैरिंग, पेज नंबर 486, तो इससे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में क्या आ जाएगा? इस डिफरेंस के आने की वजह से जो रेट लगेगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी आएगा। वो क्या कह रहे हैं? कब ना आए, तो इसको टिक ना करें। रिवैल्यूएशन की वजह से आपको पता है कैरिंग अमाउंट आमतौर पे बढ़ जाती है और टैक्स बेस वहीं रहती है क्योंकि वो रिवैल्यू नहीं होता। इस वजह से अक्सर आपने रिवैल्यूएशन के सवाल देखे थे, हम टीटीडीज डीटीडीज निकालते थे रिवैल्यूएशन की वजह से। इसकी वजह से तो टीटीडी आएगा, जब टीटीडी आएगा तो उस पर रेट लगेगा तो बोलें डीटीएल आ जाएगा, तो बस फिर आगे चलें। इस वजह से तो आएगा डीटीए डीटीएल। इंटरेस्ट इनकम पे तब टैक्स लगेगा जब रिसीव होगी, तो इसका मतलब है इसकी कैरिंग अमाउंट आएगी और टैक्स बेस जीरो होगी, तो इस पे भी टीटीडी आएगा। बराबर कब आती थी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस? जब इंटरेस्ट इनकम टैक्स होती थी एक्रूअल अकाउंटिंग में। लेकिन ये कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? डंके के चोट पे लिखे कैरिंग अमाउंट नजर आएगी, टैक्स बेस जीरो होगी, हाउ टू टैकल? तो प्रिपेयर टी अकाउंट से आगे चले ना, प्रिपेयर टी अकाउंट, उल्टा द इनकम, रिकॉर्ड द कैश एंड इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी जीरो। सॉरी, सो इफ टैक्स बेस विल बी जीरो देयर विल बी टीटीडी। तो ये तो नहीं, फिर नॉट पूछ रहे वो। डिविडेंड इनकम पे लोअर रेट लगना है देन नॉर्मल। सारी इनकम्स पे 30% लगना है, डिविडेंड पे 10% लगना है, तो इसको तो हम करंट में ही अलग रेट लगा देते थे। रिसीवेबल तो नहीं लिखा हुआ ना, नहीं, रिसीवेबल लिखा होता फिर शायद अलग बहस होती। डिविडेंड इन कम, तो अब मुझे बताएं इसको कैसे डील करते थे? करंट टैक्स की वर्किंग में डिविडेंड को माइनस कर देते थे मिसाल के तौर पे 70 रुपए और नीचे जाके अलग रेट लगा देते थे। लेकिन डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में तो नहीं जाता था ये, तो इस पर डेफर्ड टैक्स तो क्रिएट नहीं होता था। हां, अगर डिविडेंड रिसीवेबल होता और कैश अकाउंटिंग होती वो और बात है। अभी इसने रिसीवेबल लिखा है या बस इनकम लिखा है? तो अल्लाह का शुक्र है करंट टैक्स में इसको फारक करें। करंट टैक्स में लोअर रेट लगाते थे हम, मुझे याद है। कोई भी जहन में सवाल आ रहा हो तो जरूर पूछें कि ये डेफर्ड टैक्स में जाना चाहिए। डेफर्ड टैक्स में कब जाता? जब लिखा होता है डिविडेंड इनकम इज रिसीवेबल हाउएवर एज पर टैक्स अथॉरिटीज टैक्स व्हेन ओनली रिसीव्ड, तो फिर अगर लोअर रेट डेफर्ड टैक्स में भी जाता फिर। लेकिन इसको मैं क्यों नहीं डेफर्ड टैक्स में लेके जा रहा? रिसीवेबल का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। तो मेरा डिविडेंड है, अब रिसीव हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, जरा सोचें, सवाल ने कुछ नहीं बताया हुआ। अगर रिसीव हो गया होगा तो बस करंट टैक्स में यहां से निकाल के यहां डाल के अलग रेट लगा दें। क्या डेफर्ड टैक्स में भी लेके जाएं इसको? The following information relates to a building of Jet Limited. ये जेट लिमिटेड की बिल्डिंग का डाटा है। 1 जनवरी को carrying amount of building exceeded its tax base by 1275। सही है? सही है, बता दें। चलें आगे, वेल डन। इन 18 टैक्स डेप्रिसिएशन इज 750 एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज
JL increase the carrying amount of building by 375. Increase the carrying amount, not tax base, because revaluation is not allowed in tax. Done? Applicable tax rate is इतने. अच्छा, अगर रिक्वायरमेंट ना पढ़े, मुझे बताएं कोई अजम्पशंस लेने की ज़रूरत है. ये बीवीसी भी नेगेटिव तो नहीं जा रही किसी की? जा रही है. फिर क्या करें? कितने रुपए एज्यूम कर लें? 100 रुपये तो एज्यूम ना करें. 100 में से 750 माइनस करेंगे, फिर वही मसला रहेगा. 1000 के एज्यूम कर लें. 1000 कितनी जगह डालें? दोनों जगह. डाल दिया दोनों जगह. इसी तरह डालते थे ना दोनों जगह. 1000 दोनों जगह डाल दें. अब सब कुछ सही हो गया, अल्लाह का शुक्र है. कैरी डाउन बताएं. 19,250. अब अगली वर्किंग करवा दें. कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस 250, डिफरेंस TTD. सवाल की रिक्वायरमेंट बताएं. DTL एज एट बताना है. तो DTL एज एट बताएं. 32%, 550. चलें, नोट करना है, तस्वीर खींचनी है, कुछ भी नहीं करना मेरे तो ख्याल से. चलिए नोट करना है, ठीक है. आई एम गिविंग यू हाफ मिनट, वन मिनट. नोट इट डाउन, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम. पर फिर 1 मिनट ना लें, फिर नोट करें प्रॉपर. 1.5 मिनट लें और खुद करें सवाल. इधर से देख के फिर नोट ना करें. इसी तरह होगा ना सारा. चलें जी, अगला पढ़ लें. Which two are the examples where carrying amount is always equal to tax base? Expenses payable. मैं जरा रिवर्स चलता हूं. कैपिटलाइज डेवलपमेंट, ये कौन सी डेवलपमेंट होगी? अच्छी वाली, बुरी वाली? अच्छी वाली. एक्सेलेंट. कैपिटलाइज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैपिटलाइज्ड, अच्छी वाली डेवलपमेंट. However, it is allowed in tax. जैसे ही पे हो जाए, टैक्स वाले इसको अलाउ कर देंगे जब पे हो जाए, लेकिन अकाउंटिंग वाले इसको अलाउ नहीं करेंगे, इसे कैपी. लेकिन टैक्स वालों ने क्या कर दिया होगा? इसको अलाउ करंट टैक्स में डाल दिया होगा. तो टैक्स बेस कितनी होगी? तो फिर ये बराबर तो नहीं आएगी. कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस तो नहीं है फिर ये तो फिर अनइक्वल है. इसको टिक ना करें, इसको टिक ना करें. ये मैंने क्यों टैक्स बेस 0 लिया, कोई बता सकते हैं? क्योंकि अगर 100 रुपये भी मेरी डेवलपमेंट है साल की, तो टैक्स वालों ने तो फौरन खर्चे में डाल दिया, तो टैक्स बेस 0 आ गई है. इट इज अलाउड इन टैक्स. टैक्स में खर्चे के तौर पे अलाउड एज डिडक्शन. अलाउड का ये मतलब होता है कि टैक्स वालों ने ये खर्चे में डाल दिया फौरन, लेकिन अकाउंटिंग वाले तो कैपिटलाइज कर चुके हैं. इनकम के लिए एक्रूड का क्या मतलब होता है? रिसीव्ड नहीं, एक्रूड, ओड. क्या मतलब होता है? रिसीवेबल. और एक्सपेंसेस के लिए एक्रूड ओड का क्या मतलब होता है? 'पेएबल'. इनकम रिसीवेबल है,
that will never be taxable. How to tackle? मिसाल के तौर पे prepare टी अकाउंट 100 रुपया, सर आप ये कैसे अकाउंट बना रहे हैं, आपको कैसे चीजें पता चल रही हैं? एक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल ऐसे अकाउंट बना रहा हूं। इट विल नेवर बी टैक्सेबल, टैक्स वाले कहते हैं इस पे कभी भी टैक्स नहीं लगाना, तो ये परमानेंट डिफरेंस है। तो परमानेंट डिफरेंस में क्या करते होते हैं, सबर शुक्र या अजीब, अजीब सिनेरियो बराबर लेना पड़ेगा, फिर डिफरेंस जीरो आएगा। तो एग्जाम्प्ट इनकम्स में आपको पता है एग्जाम्प्ट इनकम्स और डिडक्शंस नॉट अलाउड में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं, ताकि टेम्परेरी डिफरेंस ना आए बल्कि कौन सा डिफरेंस आए, परमानेंट डिफरेंस। इसको बराबर लेते थे हम, यही तो सीखा था, बल्कि क्लास में लिखवाया था कि एग्जाम्प्ट इनकम रिसीवेबल हो और डिडक्शन नॉट अलाउड पेएबल हो, तो उसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस विल ऑलवेज बी इक्वल। ओके, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, हम तो वैसे इसका ये करते थे, कैरिंग अमाउंट लेते थे और टैक्स बेस जीरो लेते थे, मुझे याद आ रहा है, आगे फिक्रा पढ़ लेता हूं मैं। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वेयर टैक्स वाले इसको डिडक्ट करने देंगे जब एक्चुअल बैड डेट राइट ऑफ होगा। ठीक है, इसका मतलब है अभी उसको खर्चा नहीं मान रहे फिर, तो नाउ द कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस विल बी इक्वल। तो कभी इक्वल नहीं आती थी प्रोविजंस में, बस अब अन्य वाई टिक कर दें इफ यू आर कॉन्फिडेंट, विच टू पूछा हुआ था ना, लेकिन अन्य वाई क्यों करने पड़े। एक्रूड एक्सपेंसेस, रिलैक्स, प्रिपेयर टी काउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्रूड इधर आएगा, ये इस साल पे होगा, अगले साल पे होगा, इस साल अकाउंटिंग वाले कहां ले गए हैं, खर्चे में। हाउ टू टैकल, करें टैकल, बनाएं, पहले ये बनाएं फिर मैं फिक्र आगे बढ़ता हूं। अभी मैंने सिर्फ एक्रूड एक्सपेंसेस का लफ्ज पढ़े, मैं आगे फिक्रा बाद में पढ़ूंगा। एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब लिखें, ये अब्दुल्ला को सारे लेक्चर भेजें आज के और उससे क्या अपलोड करता रहे, टू बी कंटिन्यू डालता रहे नीचे, नहीं उसके ग्रुप में भेजे, FR2 में लेक्चर भी भेजता रहे, टू बी कंटिन्यू भी डालता रहे। ओके नेक्स्ट, आप फिक्रा पढ़ें जरा। अच्छा, अगर टैक्स वालों ने भी माइनस करने दिया ना, तो फिर तो हम और वो एक ही काउंटिंग कर रहे होंगे, और अगर टैक्स वालों ने कहा कि जब कभी पे होगा तब माइनस करना, तो फिर टैक्स पे जीरो होगी। एक्रूड एक्सपेंसेस हैव ऑलरेडी बीन अलाउड इन करंट टैक्स, टैक्स वालों ने भी अलाउ कर दिए हैं, हमने भी अलाउ कर दिए हैं खर्चे के तौर पे, उन्होंने भी अलाउ कर दिए हैं, तो मुझे तो ये कौन सी अकाउंटिंग लग रही है, सोच के बताएं। एक्रूअल नहीं, कैश नहीं लग रही ना, कैश तो वो होती है कि इट इज अलाउड इन टैक्स अथॉरिटीज व्हेन इट इज पेड। टैक्स वाले कह रहे हैं फॉर टैक्स पर्पसेस इट इज अलाउड एज डिडक्शन ऑलरेडी, हमने भी डिडक्ट किया हुआ है, उन्होंने भी, तो फिर कौन सी अकाउंटिंग चल रही है बताएं, फिर तो एक ही अकाउंटिंग चल रही है ना एक्रूअल, तो फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। शेम शेम नहीं, सेम सेम। विच आर द फॉलोइंग विल नेवर गिव टू डेफर टैक्स, जल्दी करें। बी क्विक फिर अगला करते हैं। यार अकाउंटिंग और टैक्स सेक्शन में डिफरेंस आता है तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस चेंज हो जाती है ना, सोचिए जरा, अकाउंटिंग डिफरेंस टैक्स सेक्शन डिफरेंस आएगा तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस चेंज हो जाएगी, जब चेंज आ जाएगी तो उनमें डिफरेंस आएगा तो डेफर टैक्स तो आएगा, फिर इट विल गिव राइज टू डेफर टैक्स, सो आई एम नॉट टेकिंग इट।
एक्सपेंसेस P&L में चले गए हैं बट नेवर अलाउड इन टैक्स, लेकिन टैक्स वालों ने इनको कभी भी माइनस नहीं करने देना। ये तो परमानेंट डिफरेंसेस पे तो कभी भी डेफर टैक्स तो किन पे आता है? इट विल नेवर गिव टू डेफर टैक्स। डेफर टैक्स किन डिफरेंसेस पे आता है? टेम्परेरी, परमानेंट। रिवैल्यूएशन हो गई है, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं हम रिवैल्यूएशन को नहीं मानते। एक मिनट, इससे होगा ये, अब अभी करके आए हम, इससे होगा ये कि कैरिंग अमाउंट शूट अप कर जाएंगी और टैक्स बेस बहुत कम रह जाएंगी और डिफरेंसेस आएंगे और डेफर टैक्स आएगा। तो वो तो कह रहा है कि डेफर टैक्स ना आए, इसको तो नहीं टिक कर सकते मैं। अनयूज लॉसेस तो हमें पता है, अनयूज लॉसेस के ऊपर हम रेट लगा के डायरेक्ट डीटीए क्रिएट करते थे। तो अनयूज लॉसेस इनटू रेट इज इक्वल टू डीटीए, ये तो हम डायरेक्ट करते थे। एज ऑन अनयूज लॉसेस इनटू रेट लगाते थे और डीटीए निकालते थे। तो ये तो गलत है बात। अच्छा, ये तो मैं नहीं करा रहा क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 10 है पास्ट पेपर का। ये एडजस्टमेंट रिवाइज कीजिएगा। वैसे ये एडजस्टमेंट ना 1 ईयर वारंटी वाली आपको याद होगी, थोड़ी हमने रिवाइज करनी भी है जाके फाइनल अकाउंट में दोबारा, इसलिए भी छोड़े पड़े 1 ईयर वारंटी वाली। याद है किसी को 1 ईयर वारंटी? काफी लंबा चौड़ा प्रोविजन का अकाउंट खुला था और लॉजिक समझाई थी एक दिन, याद है ना? 1 ईयर वारंटी लिखा हो तो रिवाइज कर लीजिएगा, याद आ जाएगी। इसको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा 6, ये 18 नहीं, ये जो 18 है ना, ये एक पूरी स्टोरी है, ये मैंने अलग से करानी है आज। मतलब MCQ 18, आप क्या 18 समझे? अच्छा जी, द बैलेंस शीट ऑफ नाइट्रोजन लिमिटेड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। सब बात वही जा रही है उस तरफ, असर तक, मगरिब तक। तो बैलेंस शीट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। लो दी टेंशन तुझे शुरू हो गई है, हजारों ख्वाहिशें। DTL का बताएं जी, ब्रॉड डाउन। आपको कैसे पता चले DTL है? चपेड़ ऐसे। DTL का ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन 310। करंट लाइबिलिटीज कभी बनाया था टैक्स पेबल का अकाउंट FR1 में कैश फ्लो के सवालों में, या नहीं? टैक्स पेबल का अकाउंट बनाया था, फिर तो मसला ही हल हो गया। टैक्स पेबल CTP टाइप अकाउंट, टैक्स पेबल, करंट टैक्स पेबल, टैक्स पेबल, ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल 130। टैक्स चार्ज इन P&L इज 270। ये क्या है? टैक्स चार्ज इन P&L नहीं, करंट टैक्स नहीं, इन P&L नहीं, इन P&L में तो दोनों जाते हैं। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स चार्ज इन P&L, बस टैक्स चार्ज इन P&L में क्या क्या जाता है? दोनों जाते हैं। यहां तक बना लें क्वेश्चन का डेटा, फिर मैं आगे चलता हूं। क्या सवाल है जी? पूछें। क्लियर? अच्छा, मुझे कैसे पता चला ये 270 टोटल है CTE DTE का इन P&L? और आपको पता है P&L जब हम बनाते थे तो P&L में पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक CTE DTE दोनों लेके जाते थे। टैक्स चार्ज इन P&L। अच्छा, ये मैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट कहूंगा कि ये कभी ऐसा क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट आसान सा है। टैक्स पेड निकालना है, टैक्स पेड। सोचें अब, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मुझे बताएं कौन सा पहले पूरा करूं? नंबर 1 2 3, जल्दी, बी कॉन्फिडेंट। 1 2
3, क्या पूरा करूं पहले? 1, क्योंकि इस अकाउंट में कैश नहीं आता, लेकिन इस अकाउंट में कैश भी आएगा। ये तो गवर्नमेंट को पे होना है। इधर ना सीटीई भी आएगा, पेमेंट भी आएगी। ये सॉर्ट ऑफ नई चीज थी। ये अकाउंट नया था शायद, पता नहीं हो सकता है बनाया हुआ आपने FR1 में। इधर बताएं क्या आ रहा है। मेरे ख्याल तरतीब में इसे पूरा करें, अकल तो यही कहती है। ये कैश फ्लो का सवाल है असल में, ये है ही नहीं आई ये कैश फ्लो का सवाल है। कैश पेड निकालना है। 1 खर्चा या उल्टा? टीई डेबिट, TL खर्चा, खर्चा उल्टा नहीं, खर्चा। अब आगे चलाएं, कैसे करेंगे? अब आगे चलाएं। एक्सेलेंट, बैलेंसिंग निकालें। 100 क्या है? नहीं हाथ दोगे। 100 1 ओके, ठीक है जी। ये कहां से आ गया? टी अकाउंट से। और 100 कैसे आ गया? बैलेंसिंग। आप बता दें 100 को कहां डालें, खर्चा किधर डालें और पेमेंट किधर डालें? क्रेडिटर अकाउंट, बताए क्रेडिटर अकाउंट को भी बनाया। क्रेडिटर अकाउंट यहां खर्चा आता है परचेजेस का, यहां पेमेंट्स आती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल अकाउंट भी अभी बनाया था। P&L यहां आता है, यहां कैश आता है। तो P&L की फिगर बताएं। P&L की फिगर 100। आप बता दें कैश बैलेंसिंग 130। तो इस MCQ को जरा आखिरी दिनों में रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि ये नॉर्म से थोड़ा हटके है हमारा सवाल। किस अकाउंट में कैश नहीं आता? ये बनाया हुआ टैक्स पेएबल अकाउंट। वैसे बता दें कैश फ्लो में FR1 में बनाया हुआ है, फिर तो ठीक है, फिर तो टैक्स पेएबल अकाउंट बनाना आता है। Which of the following statement regarding taxation of lease agreement are true? Depreciation or interest should be added back in accounting profit to calculate current tax. ये मेरे ख्याल से किसकी बात करें? लेसी की बात करें या लेसर का? रेंटल पेमेंट शुड बी डिडक्टेड, राइट ऑफ यूज हैज अ टैक्स बेस ऑफ निल, लीज लाइबिलिटीज हैव अ टैक्स बेस ऑफ निल। लेसी की बात करें ना, इसमें से कोई ट्रू बात ढूंढ लें। मुझे तो ख्याल से डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टाते थे, ये तो ट्रू है। रेंटल पेमेंट शुड बी डिडक्टेड, और टैक्स वाले कहते हैं कि रेंट माइनस कर लो। बताएं भाई, यही करते थे ना, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टा के रेंट माइनस करते थे। ये उल्टाते थे और ये माइनस करते थे। उसके बाद राइट ऑफ यूज की टैक्स बेस निल होती थी। राइट ऑफ यूज की टैक्स बेस निल होती थी, क्योंकि आपको पता है टैक्स वाले तो फिर लेसी के केस में इसको नहीं मानते, जिसकी वजह से टीटीडी आता था। तो ये बात भी ठीक हो गई। और लीज लाइबिलिटी की टैक्स बेस भी 0 होती थी, जिसकी वजह से डीटीडी आता था, क्योंकि ये लाइबिलिटी थी। जी अब कर दें 14, अब तो बहुत हो गए इस तरह के सवाल। आपने देखे थ्योरी के सवाल बना रहा है वो डेफर टैक्स में से, परमानेंट डिफरेंसेस टेम्परेरी चेक कर रहा है। यार बात तो एक ही होगी ना, कब टेम्परेरी डिफरेंस नहीं आएगा या कब डेफर टैक्स नहीं आएगा, एक ही बात होगी। टेम्परेरी डिफरेंस ने आगे क्या बनाना है? डेफर टैक्स। वो बात तो एक ही होगी। अगर आप डेप्सिएशन एक्सेलरेट कर दें टैक्स वालों के लिए, तो टैक्स वालों की डेप्सिएशन ज्यादा तेज हो जाएगी, अकाउंटिंग वाली डेप्सिएशन स्लो पेस पे चल रही होगी,
तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में फर्क आ जाएगा, होगा। ये होने की वजह से टीटीडी आएगा, टीटीडी पे रेट लगाएंगे तो डेफर्ड टैक्स आएगा। तो इट इज a circumstance giving rise to taxable temporary difference. So I cannot tick this. It is not a circumstance, it is a circumstance giving rise to temporary difference. इससे तो टेम्परेरी डिफरेंस आते थे, यही तो बल्कि आते थे सबसे ज्यादा, आपको पता है, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाले एसेट के। डेवलपमेंट कॉस्ट अमोर्टाइज करनी है P&L में। हाँ, IAS 38 में इसी तरह करते थे कि डेवलपमेंट को बैलेंस शीट में शो कर देते थे अच्छी वाली, फिर जब इंटेंजिबल बन जाता था तो आहिस्ता आहिस्ता P&L में डालते थे। इसका मतलब है थोड़ी थोड़ी नज़र तो आती रहेगी, किसी साल डेवलपमेंट 100 रुपये होगी, अगले साल अमोर्टाइज होके 80 रुपये रह जाएगी, अगले साल अमोर्टाइज होके 60 रुपये रह जाएगी, लेकिन नज़र तो आती रहेगी ना, तो कैरिंग अमाउंट इसकी नज़र आएगी। बट टैक्स वाले कहते हैं जैसे ही खर्चा किया था आप लोगों ने 2-3 साल पहले 100 रुपए का, उसी वक्त माइनस कर लेना था। अभी सवाल करके आए हैं तो टैक्स बेस बताएं यार, डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट ये होती है कि साइंसदान को तनख्वाह दी, टैक्स वालों ने कहा खर्चे में डालो, तो टैक्स बेस जीरो हो गई। अकाउंटिंग वालों ने कहा एसेट बना के ऐसे अमोर्टाइज करो, तो कैरिंग अमाउंट नजर आएगी। तो टैक्स बेस जीरो, कैरिंग अमाउंट नजर आएगी, तो डिफरेंस तो आएंगे। तो ये तो कह रहे डिफरेंस ना आए, तो इट इज अ सर्कमस्टांस विच विल गिव राइज टू डिफरेंस। सो इधर तो डिफरेंस आते थे, ये अच्छा हुआ, ये एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी रिवाइज हो रही है। डेवलपमेंट को हम अकाउंटिंग वाले इंटेंजिबल बना के P&L में डालते हैं, इसलिए कैरिंग अमाउंट नजर आती है। टैक्स वाले फौरन P&L में डालते हैं, इसलिए टैक्स बेस नजर नहीं आती। फिर तो टीटीडीज आएंगे। accrued expenses, how to tackle accrued expenses, अभी ना पढ़ें आगे। how to tackle prepare T count, accrued expenses, these are already deducted for tax। टैक्स वाले कह रहे हैं ये डिडक्ट कर लो, हम भी कर रहे हैं, तो ये तो कौन सी अकाउंटिंग हो गई? एक्रूअल। डिफरेंस आप बताएं, इट इज a circumstance giving rise to temporary difference या it is a circumstance not giving rise to temporary difference? आप रेवेन्यू इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट में पड़ा हुआ है। जब चीजें इनवॉइस हुई, इनवॉइस होने के साथ डिस्पैच भी हो जाती है ना, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। लेकिन टैक्स इन पे तब लगेगा जब कभी तो चीज़ें बिक गई हैं डिस्पैच होने पे, चीज़ें रेवेन्यू में चली गई हैं डिस्पैच होने पे, तो इसका मतलब है भी पैसे नहीं आए, और जब कभी पैसे आएंगे तब टैक्स लगेगा, तो फिर तो कैश अकाउंटिंग यूज़ हो रही है, लेकिन कैरिंग अमाउंट तो नज़र आएगी, तो ये तो फिर डेफर्ड टैक्स आएगा इस पर। जब भी कैश अकाउंटिंग हो तो याद रखिएगा टैक्स पे जीरो होती है और कैरिंग अमाउंट नज़र The carrying amount of Jewel Limited PP at 31 December 13 was 310। अच्छा ओपनिंग, अच्छा ये बोंगा सा सवाल है, इसमें उसने डेटा ऊपर कुछ और दिया हुआ है। करंट टैक्स पेबल कितना जाएगा बैलेंस शीट में, CTP, वो इधर से इसने दे दिया था खुद ही 45, ये ऊपर ऐसे फिर डेटा इरेलेवेंट सा था, तो इससे यही सवाल पीछे भी है 12वां, उसको पढ़ लेते हैं इसी सवाल, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, ये गलती से उसने दे दिया था और ऊपर ऐसे ही रेलिवेंट डेटा दिया हुआ है। इसको करते हैं, असल में ये सवाल है, द कैरिंग अमाउंट ऑफ ज्यूल लिमिटेड PP, वही सवाल है नीचे वाला, लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है। 31 दिसंबर 13 वाज 310, तो ये मेरे ख्याल से कौन से बैलेंसेज हो गए? PP,
कैरिंग अमाउंट ऑफ जियो लिमिटेड बीपी एट 31 दिसंबर 13 वॉज 310. However, tax base was 230. At the end of year 2014, the carrying amount is 460. However, tax basis during the year some items were revalued by 90. Revalued by 90. No items had previously been revalued. टैक्स वाले रीवैल्यूएशन को नहीं मानते, टैक्स वाले नहीं मानते. डू नॉट अफेक्ट द टैक्स बेस ऑफ एन एसेट और अ टैक्सेबल प्रॉफिट. यानी कि ना टैक्स बेस निकालते हुए इसको डालो इधर, ना आप रीवैल्यूएशन गेन को करंट टैक्स में डालो. दो बातें होती है ना, रीवैल्यूड अमाउंट एसेट में भी ना डालो और करंट टैक्स में भी ना डालो. हम नहीं डालते करंट टैक्स में, हम कभी भी रिवैल्यूएशन गेन नहीं रिकॉर्ड करते. गेन आर टैक्सेबल व्हेन एवर एसेट इज सोल्ड. हाँ ठीक है, गेन रिवैल्यूएशन पे तब कभी टैक्स लगेगा जब कभी बिकेगा. तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%. द करंट टैक्स वॉज कैलकुलेटेड फॉर द ईयर वॉज 45,000. अच्छा, डेटा अब यही था और अगला सवाल था कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स पेएबल. तो वो ये 45 था, ऊपर वाला डेटा इरेलेवेंट था. लेकिन अब सवाल क्या है, व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज्ड टू सरप्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स. डेफर्ड टैक्स के बारे में सरप्लस को आपने क्या अमाउंट चार्ज करनी है, सरप्लस को क्या अमाउंट चार्ज करनी है. मुझे जरा आप ऐसा करें कि ये बताएं. अच्छा, ये अकाउंट टैली कर रहे हैं 310 प्लस 90, क्यों नहीं टैली करा? कोई डेप्रिसिएशन होगी इधर भी, हो सकते कोई एडिशंस भी हो, एडिशंस हो फिर डेप्रिसिएशन हो. ठीक है, वो कह रहे हैं सरप्लस को क्या अमाउंट चार्ज हो. रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूड अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, डेट. जनरल एंट्री भी मैं कर सकता था, लेकिन मैं जरा पूरा दिखाना चाह रहा हूं. डिस्क्रिप्शन, एसेट, सरप्लस, P&L. आगे क्या होता था? नेट सरप्लस और टैक्स. व्हाट इज सरप्लस? 9T. इसके दो हिस्से कर दें. पहले टैक्स आते हैं, फिर नेट सरप्लस आता है. नेट सरप्लस जी, इसके दो हिस्से कर दें. 9 3 बार 27 और 63. व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज्ड टू सरप्लस बताएं. ये नेट सरप्लस है. व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज्ड टू सरप्लस. सरप्लस में क्या अमाउंट चार्ज होगी? चार्ज अगर होता ना सवाल, व्हाट अमाउंट शुड बी टेकन टू सरप्लस, थोड़ा सा टेक्निकल रिक्वायरमेंट है. व्हाट अमाउंट शुड बी टेकन टू सरप्लस, फिर 63. व्हाट अमाउंट शुड बी, अगर टेकन होता टू बी टेकन टू सरप्लस, सरप्लस में कितनी ले जाएं, मेरी बात तो सुन लें. व्हाट अमाउंट शुड बी टेकन टू सरप्लस, तो फिर 63. व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू सरप्लस, फिर भी 60. व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू सरप्लस, इसके लिए मैं आपको जो लॉजिक दी थी पहली क्लास में वो वाली एंट्री करवाऊंगा पहले. इसके लिए मैं नेट एंट्री नहीं करवाऊंगा, नेट एंट्री भी करवा के देख लें. नेट एंट्री हम ये करते थे, एसेट डेबिट, एसेट तो पूरा 90 से बढ़ता है, एसेट पूरा 90 से बढ़ता है. एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट DTL क्रेडिट, कितने से? यहां से भी पता नहीं चल रहा व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू सरप्लस. लॉजिक पहली क्लास में यह दी थी कि यह एंट्री दो हिस्सों को तोड़ के होती है. मैंने कहा था पहले एंट्री यह होनी चाहिए, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, फिर इसका डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड होना चाहिए. और मैंने कहा था क्योंकि
सरप्लस आउटसाइड पी एंड एल है, तो इसका टैक्स भी आउटसाइड पी एंड एल चार्ज करें। कितने लोगों को ये लॉजिक याद आ रही है? एसेट पूरा रिकॉर्ड करें पहले, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और बाद में इस सरप्लस पे गवर्नमेंट को टैक्स देना है डेफर करके। लेकिन डेफर करके जो टैक्स देना है वो डीटीई में क्यों ना डालें? इसके बाद किसी को याद हो, मैंने ओसीआई बनाई थी, ओसीआई में सरप्लस लिखा था, मैंने कहा गेन जा रहा था 90, लेकिन हमने 27 से रोक के गेन भेजे 63। तो अमाउंट चार्ज मींस खर्चा डाला है सरप्लस को, चार्ज होता है खर्चा डालना, चार्ज टू सरप्लस, वो 27 है। सो दैट वाज, बट अमाउंट टेकन टू सरप्लस इज अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, नेट, व्हाट इज चार्ज्ड, ये असल में बताया था। तो अब तस्वीर खींच लें, ये पुरानी लॉजिक है, चार्ज्ड, चार्ज मींस सरप्लस को खा गई है ये। What amount is taken to surplus? 63. What amount is credited to surplus? 63. But because of tax, what amount is charged to surplus? 27. That was one of another question that needs to be ticked. एक तो कैश फ्लो वाला कराया था टिक, और एक ये वाला। What amount was going to be taken to surplus initially? But what is taken? So what is charged? That was a bit अजीब question. The carrying amount of Jewel Limited PPs, ये तो वही सवाल है, the following letter no amount, इसमें एक और भी एडजस्टमेंट उसने डाली है, ठीक है। The carrying amount of Jewel Limited PP at 31 दिसंबर 2013 was 310 and tax base was इतने। The following data relate to, ये कर लेंगे आप, इसमें डेवलपमेंट का एक है, इसको कर लेंगे, इसका कोई मसला नहीं। Accountant of entity is confused by the term tax base. What is meant by tax base? ये it is the amount attributed to asset or a liability for tax purposes. ओके, ये वो लास्ट एमसीक्यू की तरह है जो अभी हमने किया था, इसको भी क्रॉस कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, एक कॉन्सेप्ट है, अब वो ज़रा वो टेस्ट कर रहा है प्रायर ईयर वाला, तो उसके लिए थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए। अब एक कॉन्सेप्ट वो टेस्ट कर रहा है प्रायर ईयर वाला, हम बेस बना के चलेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। प्रायर ईयर वाला एक कॉन्सेप्ट है, असल में पहले हम किताब में ना इस तरह लिखते होते थे, CT DT और CT प्रायर, तो सॉल्यूशन में भी इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको कह दिया था थोड़ा सा चेंज हो गया हुआ है, तो इस तरह लिख दिया करें ज़रा, CT करंट ईयर, CT प्रायर ईयर और DTE। अच्छा, इस तरह ज़रा कर लें, लेकिन अनलकीली भाई वो किताब में ना ये फॉर्मेट चेंज करने हैं सारे MCQs में। ये ज़रा मुझे तस्वीर खींच के भेज दो, CT करंट और CT प्रायर और DT, ये नया फॉर्मेट है। पुराना फॉर्मेट जो बना हुआ है किताब में, उसमें CT करंट है और DT है और प्रायर एंड के ऊपर आ रहा है। चलिए हम नए फॉर्मेट पे सवाल सॉल्व करते हैं। इस साल का करंट टैक्स जो किस वर्किंग से आता है? आमतौर पे वर्किंग नंबर 1 से आता है। हमारे सवाल में आमतौर पे वर्किंग नंबर 1 होती थी। करंट टैक्स, CT करंट टैक्स एक्सपेंस फॉर करंट ईयर, और DT आता था डेफर टैक्स के टी अकाउंट से। लेकिन अगर कोई पिछले साल का फंड है तो वो यहाँ आता था। तो ये तीनों जमा होके
P&L में फिगर जाती है। अच्छा, अब देखें जी, टॉल्स लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स शोन द फॉलोइंग। इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर इज 60। इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर इज, जी बोलें, इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर, टैक्स पेएबल फॉर द ईयर इज 60। ये आ गया 60। इधर कर लेते हैं ना, छोटा छोटा, CT करंट प्रायर और DT कितना 60। ओवर प्रोविजन पिछले साल हो गई थी, ओवर, सोच के बताएं इसे क्या करें जाना। ओवर प्रोविजन हो गई थी पिछले साल, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था। अब मेरे ख्याल से और रिकॉर्ड कर दूं 4.5। किसी को पता है ओवर प्रोविजन कैसे सही होती है? बताएं ना, खुशी बुक करके या गम बुक करके, जल्दी बताएं ना। ओवर प्रोविजन इन रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में ओवर प्रोविजन हुई है, ज्यादा टैक्स रिकॉर्ड हुआ है। आप बोलें इस साल कैसे सही करूं इसको? लेस करेंगे ना, इस साल खुशी बुक करेंगे। ओवर हो गया हुआ था पिछले साल, अब जो बंदा ओवर हो गया था पिछले साल, इसको इस साल सेट करने की जरूरत है ना, तो ज्यादा रिकॉर्ड होगी हुई है पिछले साल, इसे क्या करें? अच्छा, इसको इस तरह पढ़े ना, ये ज्यादा अच्छा था। अगर पिछले साल कम रिकॉर्ड हुआ होता, अंडर प्रोवाइड हुआ होता, तो आप और ज्यादा खर्चे में डाल देते। लेकिन आप पिछले साल क्या हुआ है? ओवर। इसको फिर माइनस करें। और डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20, नहीं 2.6। और कैरी डाउन बैलेंसिंग, हाँ जी 0. ये किस साइड पे आ रहा है, खर्चा या खुशी? खर्चा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल करें जरा, $54.9। चलें जी, नोट करें। ये अंडर नहीं है, ये ओवर है, ओवर प्रोवाइड हुआ है। $56.1। फोकस कर लें, कोई सवाल है पूछ लें, समझ नहीं आ रही पूछ लें। इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर कितने? फॉर द ईयर 60। पिछले साल ज्यादा टैक्स रिकॉर्ड हो गया हुआ है, पिछले साल ज्यादा टैक्स रिकॉर्ड हो गया हुआ है। जरा सोच के बताएं आप क्या करें? और खर्चा रिकॉर्ड कर लें, और खर्चा रिकॉर्ड कर लें, या खर्चे को उल्टाएं? उल्टाएं। अच्छा, और डेफर्ड टैक्स का तो समझ आ गया ना, वो तो कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा, अब से ऑनवर्ड्स ना इसके साथ एस्टीमेटेड लिखा हुआ करेगा। वजह बता दें क्यों? अब से ऑनवर्ड्स इसके साथ एस्टीमेटेड लिखा हुआ करेगा, वजह बता दें क्यों? क्योंकि अगले साल ये 60,000 भी हो सकता है अंडर ओवर प्रोवाइड हुआ, टैक्स वाले कहीं नहीं 61 है, अगले साल होते टैक्स वाले। ये तो पिछले साल वाला फड्डा निकाला है ना उन्होंने। डन। तो अगले साल ये भी हो सकता है कि, तो अब के बाद बार बार लफ्ज आएगा एस्टीमेट, तो एस्टीमेट का जहन में रख लीजिएगा क्या मतलब है। अच्छा, अब के बाद ना ये 4.5 वो MCQs में देगा, खुशी बुक करो, इस तरह लिखा होगा। वो कहेगा हमारे ट्रायल में पिछले साल के बारे में खुशी आ रही है, मतलब है कि टैक्स अब पिछले साल हमने ज्यादा दे दी या बचत हो रही है कोई। तो अब ये बड़ा अजीब सा सिनेरियो अब चलने लगेगा, क्योंकि ये डेबिट्स हैं, ये गम है, और ये खुशी है।
तो अब बड़ा अजीब सा चलेगा, वो ना कहा करेगा कि पिछले साल का कोई क्रेडिट बैलेंस है, पिछले साल का कोई क्रेडिट बैलेंस है जो बचा हुआ है, यानी पिछले साल की खुशी है। क्रेडिट क्या होती है? नहीं, एसेट लायबिलिटी के एतबार से नहीं, इनकम एक्सपेंस के एतबार से, इनकम। और डेबिट, आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, इसके लिए वो क्रेडिट यूज करेगा लफ्ज, क्योंकि आपको पता है ज्यादा खर्चा अगर रिकॉर्ड हुआ है तो उसको रिवर्स करने के लिए खुशी रिकॉर्ड करते हैं। अगर पिछले साल ज्यादा खर्चा रिकॉर्ड हो गया है, बताएं ना जल्दी, अगर पिछले साल ज्यादा खर्चा रिकॉर्ड हो गया तो इस साल कैसे रिकॉर्ड करें? खुशी के तौर पे। और इसके साथ वो करंट ईयर के साथ क्या यूज करेगा? एस्टीमेट। अच्छा, ये तो एक आसान सा सवाल है। इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैंडल लिमिटेड, हमारा साल कौन से? 30 सितंबर 2021। करंट टैक्स एक्सपेंस करंट ईयर का और प्रायर ईयर का और डीटीई। सोच लें आप, ये बताएं। एक्सेलेंट, 83। ये देखे लफ्ज एस्टीमेटेड टैक्स। एस्टीमेटेड कभी भी नहीं डेफर्ड टैक्स के साथ नहीं लिखता, वो असल में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकाल के एग्जैक्ट होता है। एस्टीमेट हमेशा सीटी के साथ लिखता है। तो ये तो हो गया सीटी करंट 83। बाकी देखें, उसने बड़ी मजे की एडजस्टमेंट दी है, पिछले सवाल से ज्यादा अच्छी है, ये लॉजिकल है, समझने में बड़ी आसान है। अंडर प्रोविजन हुई हुई है, ओवर प्रोविजन हुई हुई है, जरा सोच के बताएं। अंडर प्रोविजन हुई हुई है, ओवर प्रोविजन हुई हुई है। पिछले साल मैंने अंदाजा लगाया था कि पिछले साल का सीटीई है 75, हुकूमत ने मांगा 80। क्या करूं, हुकूमत ने मांगा 80। पिछले साल अंडर प्रोविजन थी, पिछले साल कम रिकॉर्ड हुआ था, मुझे कितना और रिकॉर्ड करना पड़ेगा? गम रिकॉर्ड करूं, खुशी? ये 75 तो मैंने आपकी प्रेजेंटेशन के लिए दिखा दिया, अगर किसी ने नोट करना है। रिक्वायरमेंट तो 2021 की है, ये बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन है, अल्लाह का शुक्र है, सब सही है। प्रेजेंटेशन आपने दोनों सालों की करनी है, करें अपने समझने के लिए। लेकिन मुझे ओवरऑल बता दें जवाब क्या है। डीटी नॉट गिवन इन क्वेश्चन, में क्या करूं? डीटी देना चाहिए था वैसे सवाल में, फिर ही मजा आता। मुझे ये ज्यादा अच्छा सवाल लगता है एज कंपेयर टू पिछला सवाल, क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छा उसने बताया। उसने कहा पिछले साल का टैक्स कितना था अंदाजन? आपको पता है पिछले साल का अंदाजन टैक्स यहां गया होगा, यहां गया होगा, और एक्चुअल पे कितना हुआ? तो मैंने फिर अंडर प्रोवाइड किया हुआ था। अंडर प्रोवाइड को कैसे सही करते हैं? अंडर प्रोवाइड और खर्चा बुक करते हैं। पिछले में तो ओवर प्रोवाइड हुआ था पिछले साल, इधर अंडर प्रोवाइड हुआ पिछले साल। तो लिखें अंडर प्रोविजन को हमने 2021 में सही कर लिया, अंडर प्रोविजन को 2021 में सही कर लिया। ओहो हो, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा पे नहीं किया टैक्स वालों को। हमारा ख्याल था 75 है, टैक्स वाले 80 लेके चले गए हैं, बस अब 5 वाला नुकसान हो गया। जी मेरी पूरी कोशिश है सर उधर ही पढ़ूं, कोशिश है, इंशाल्लाह कर लेते हैं, कोई नहीं, चलें आगे, छेक के रखें। अच्छा जी, होम लिमिटेड हैज नो हाउस, हैज अ फॉलोइंग बैलेंसेस इंक्लूडेड इन ट्रायल। ट्रायल में ये बैलेंस है मेरे भाई, ये जो ट्रायल में बैलेंस होते हैं ना, क्लोजिंग, इसमें धोखा नहीं खाना आप लोगों ने। अभी मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। असल में ट्रायल में कमल डिडक्शन का भी बैलेंस पड़ा होता है, और डिडक्शन साल के एंड पे रिकॉर्ड होती है, इसलिए उसको भी ओपनिंग बैलेंस ही कहते हैं। ट्रायल में पड़ा होता है क्लोजिंग,
लेकिन वो होता ओपनिंग बैलेंस ही है। फाइनल अकाउंट के सवालों में हम देखेंगे, अनलेस की डेप्शन रिकॉर्ड हो गई हो। तो ये एक थोड़ी सी डिस्कशन है अब क्रेडिट डेबिट की, इसको करना है हमने। ये टैक्सेशन पता नहीं क्या है, ये मैं आपको भी समझाता हूँ। टैक्सेशन वो खुद बताएगा कि टैक्सेशन क्या है। आप लोग अभी टैक्सेशन के चक्कर में ना पड़े। आप बताएं डेफर्ड टैक्स का ट्रायल में कितना बैलेंस आ रहा है? 12,000। देखने में आज पहली क्लास है इस कॉन्सेप्ट की, तो आपको ये लग रहा है कैरेड डाउन। बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं, कोई मसला नहीं। आपको अगर लग रहा है कैरी डाउन तो ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रायल में नजर आ रहा है ना 30 जून 14 को, 30 जून 14 का ही सवाल है, तो ट्रायल में नजर आ रहा है एट 30 जून 14, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लफ्ज है, इससे कंफर्म शायद हो रहा है कि ये 30 जून 14 का बैलेंस है। लेकिन आगे चलें, इस लाइन को ना पढ़ें अभी। एट 30 जून 14 द डायरेक्टर्स एस्टीमेट, एस्टीमेट का लफ्ज किसके साथ यूज होता है? करंट टैक्स के साथ। एस्टीमेट फॉर प्रोविजन नेसेसरी फॉर टैक्सेशन ऑन करंट ईयर प्रॉफिट्स इज 15 मिलियन। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है एक चीज तो मिल गई, सीटी करंट कितना? 15,000। सही है। इसके साथ क्या लिखा हुआ है? एस्टीमेट कभी भी डेफर्ड नहीं होता। डेफर्ड एस्टीमेट क्या होता है? करंट टैक्स। ये आपको मैंने पिछले से पिछले सवाल में बात बता दी थी। कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स एक्सीड द टैक्स बीवी बाय 30,000। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एक्सीड द टैक्स बीवी बाय 30,000 एंड द टैक्स रेट इज 30%। आपके ख्याल से ये डेटा किस लिए दे रहा है? ओपनिंग निकालने के लिए डेफर्ड टैक्स का, या क्लोजिंग निकालने के लिए? भाई जब तक कुछ ना लिखा हो, अदर इंफॉर्मेशन में जो डाटा होगा वो क्लोजिंग निकालने के लिए दे रहा होगा। ये डाटा दे रहा है क्लोजिंग निकालने के लिए। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस्ड ऑफ नॉन करंट एसेट एक्सीड द टैक्स बेस बाय 30,000। तो इसका नाम फिर क्या रखूं? टीटीडी। रूल नंबर 1 लगेगा ना, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स। और इस पे टैक्स कैलकुलेटर के बगैर ही बताएं, 30 3 बार, 30 पे 9 इज DTL। नाउ देयर इज अ बिग जंग इन योर माइंड कि इसके साथ उसने वाजे तौर पे बताया नहीं कि ये कैरी डाउन है, और आपको ये कैरी डाउन लग रहा है। नो भाई, इट इज नॉट सो। हकीकत समझें। असल में डेफर्ड टैक्स का अकाउंट पूरा साल ट्रायल में अकेला पड़ा रहता है, ब्रॉड डाउन। कैश अकाउंट पूरा साल ट्रायल में अकेला नहीं पड़ा रह सकता, क्योंकि उसमें कैश आता भी है जाता भी है। डेटर अकाउंट पूरा साल ट्रायल में अकेला नहीं पड़ा रह सकता, क्योंकि उसमें बार बार सेल होती है, ब्रॉड डाउन पे नहीं पड़ा रह सकता। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेफर्ड टैक्स अकाउंट नॉर्मली ऐसे अकाउंट हैं कि पूरा साल अकेले पड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि डेप्रिसिएशन कब आएगी या कैरी डाउन आके डीटी का बैलेंसिंग आएगा। तो डेट्स वाई पेपर में लिखा हुआ करेगा फाइनल अकाउंट के सवालों में कि ट्रायल कह रहे हैं क्लोजिंग वाला कि डेफर्ड टैक्स का बैलेंस ये है, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन कह रही होगी नहीं, डेफर्ड टैक्स का बैलेंस 9 है। अब अदर इंफॉर्मेशन कह रही है डेफर्ड टैक्स का बैलेंस 9 है, ट्रायल कह रहा है 12 है। बताएं अब मैं ओपनिंग किसको लूं, क्लोजिंग किसको लूं? ताकि करके मैंने बस अपना अकाउंट बनाना है, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग का फटा पड़ा हुआ है। ऊपर वाली लाइन कह रही है कि 30 जून 14 का बैलेंस 12,000 है, और अदर इंफॉर्मेशन कह रही है कि बैलेंस 9 है और बता भी नहीं रहा ये कब का है। किसको ब्रॉड डाउन समझो, किसको कैरी डाउन समझो? अदर इंफॉर्मेशन वाले को क्या समझ लूं? कैरी डाउन, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट करेक्ट फिगर होती है। अदर इंफॉर्मेशन वाले को कैरी डाउन समझो, उसको मैं जबरदस्ती ब्रॉड डाउन नहीं समझ रहा। भाई 30 जून 14 की रात को, बल्कि सुबह 9 बजे, 30 जून 14 की सुबह 9 बजे ब्रॉड डाउन ही पड़े होते हैं। वो तो रात को जाके जब सारे एसेट्स का हम कैरी डाउन निकालते हैं तो फिर जाके कहीं जाके डेफर्ड टैक्स निकलता है। तो असल में ना 2-3 अकाउंट ऐसे हैं, फाइनल अकाउंट शुरू होने दें उनमें हम पढ़ेंगे। 2-3 अकाउंट ऐसे हैं। अकम्युलेशन अकाउंट अक्सर अगर डिस्पोजल नहीं होती तो पूरा साल उदास पड़ा रहता है ब्रॉड डाउन।
रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट पूरा साल ब्रॉड डाउन उदास पड़ा रहता है, साल के एंड पे सेल कॉस्ट ऑफ सेल उसमें फेंकते हैं। इसी तरह कई दफा और अकाउंट हैं 2-3, प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट, वो भी कई दफा पूरा साल अकेला पड़ा रहता है ब्रॉड डाउन। तो डेफर्ड टैक्स भी असल में साल के एंड पे ही छिड़ता है एक दफा, इसलिए चाहे लिखा हो ट्रायल में कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, अगर क्लोजिंग अलग से दे रहा है तो फिर ये क्लोजिंग नहीं है। तो अब ये क्या बन गया, और ये क्लोजिंग। अब पूछें। नहीं, हाँ ये बिल्कुल। तो ये 9 हमारा क्लोजिंग आ गया। अब वो जो डेफर्ड टैक्स का अकाउंट पहले सवाल में दिया हुआ था वो वाला हम बना लेते हैं। कैरी डाउन कितना आ गया, और ब्रॉड डाउन 12। आप बता दें डीटी उल्ट रहा है कितने से, 3 से, कितना 3। डन। अदर इंफॉर्मेशन वाले को हमने क्या मान लिया, क्लोजिंग, और ट्रायल वाले को सवाल कह रहा था क्लोजिंग, लेकिन आमतौर पे ये ओपनिंग की ट्रायल में पड़ा होता है, क्योंकि ये अकाउंट पूरा साल उदास पड़ा रहता है। ये ऐसा अकाउंट है जो पूरा साल हिलता नहीं है। अच्छा, डेटर अकाउंट भी पूरा साल हिलता नहीं होगा, वो तो सेल रोजाना होती होगी वैसे। कैश अकाउंट भी पूरा साल हिलता नहीं होगा। अच्छा, डेफर्ड टैक्स अकाउंट में आपको पता है आती 3 चीजें हैं, ब्रॉड डाउन, डीटी और कैरी डाउन भी साल के एंड पे निकल के फिर डीटी बैलेंसिंग आता है, इसलिए ये ब्रॉड डाउन पूरा साल अकेला पड़ा रहता है, इसलिए ये ब्रॉड डाउन ही था। ओके, डीटी थोड़ा सा नीचे डालना था भाई। करंट टैक्स कितना हो गया था, 15, और डेफर्ड टैक्स थोड़ा सा नीचे 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 नीचे, इधर प्रायर की जगह छोड़नी है। dt कितना, -3। ये क्या है, इस साल का करंट टैक्स तो दिया हुआ है, ये क्या है फिर टैक्स, द टैक्सेशन बैलेंस रिलेट टू ओवर प्रोविजन ऑफ पिछला साल। ये पिछले साल ओवर प्रोवाइड कर दिया था, डेबिट क्रेडिट के चक्कर में ना पड़े आप मुझे बताएं मैंने इसका क्या करना है। पिछले साल ज्यादा रिकॉर्ड हो गया हुआ था, इस साल क्या करेंगे, लेस करने का मतलब है खुशी। वो कह रहा है खुशी बुक कर दो, मैं आपको बताता हूं, खुशी बुक करो, इस साल खुशी बुक करो। इस साल का ट्रायल कह रहा है खुशी बुक करो, करें इस साल के ट्रायल में ही ये खुशी बुक होगी, इसी साल के ट्रायल में खुशी बुक होगी। इसको चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं। पिछले साल कुछ और टैक्स था, इस साल कुछ और टैक्स है। तो पहले ये लाइन मुझे पढ़ के बताएं कि पिछले साल टैक्स क्या हो गया था, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था। तो ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, तो इस साल भी प्लस कर दें या इस साल माइनस करें। माइनस का मतलब खुशी, और सवाल भी बता रहे खुशी ही रिकॉर्ड करो। हमारे साल के ट्रायल में इसका नाम खुशी रख दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि पिछले साल ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। तो बोलें पिछले साल अगर टैक्स ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है तो हमारे साल के ट्रायल में बड़ा कॉन्फिडेंटली खुशी बुक कर लें। खुशी बुक होनी चाहिए, करें खुशी बुक। कितनी, 4। अब कट कटा के कितना बचा, 8। ठीक है, आखिरी एमसीक्यू करते हैं बस, फिर खत्म। ये अगला वाला देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर हो जाए। ये तस्वीर खींच लें, किसी ने खींचनी है तो। एमसीक्यू नंबर 4 है ये। टीए भाई को बुलाएं। हॉल लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन ट्रायल एट 30 जून 14। अब हमने बहुत ज्यादा टाइम जाया कर लिया, अब इन बातों पे हम टाइम नहीं जाया करेंगे। टैक्सेशन क्रेडिट आ रहे हैं और डेफर टैक्स भी
क्रेडिट आ रहा है। ये धोखा नहीं खाया करना। अब आपने कहा 30 जून 14 है तो सर ये तो वो, भाई किसी भी लम्हे में आपको बता सकता हूँ बैग पैक करना है, खड़े रहें, किसी भी लम्हे ऑर्डर आ सकते हैं। नहीं रिक्वेस्ट, द टैक्स बैलेंस रिलेट टू ओवर प्रोविजन ऑफ पिछला साल। बताएं क्या करूं, पहले तो 7 को सेट करें ना, ये भी सोचें ये भी सोचें, क्रेडिट का लफ्ज, दोनों चीजें सोचने की इजाजत है। क्या अगर पिछले साल मैंने ज्यादा टैक्स रिकॉर्ड कर लिया था तो मुझे दुनिया वाले इजाजत दे देंगे जालिम लोग कि इस साल मैं खुश हो जाऊं? दे दी। क्या अगर पिछले साल मैंने ज्यादा टैक्स रिकॉर्ड कर लिया था तो अच्छे बच्चों मुझे इजाजत है कि मेरे साल के ट्रायल में इसको खुशी के तौर पे बुक कर लूं? इसलिए क्रेडिट के लफ्ज से भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह परेशान नहीं हुआ करना, खुशी बुक करें। आगे तो सवाल घिसा पिटाए। एट 30/14 डायरेक्टर एस्टिमेट दैट प्रोविजन नेसेसरी फॉर टैक्सेशन, ये करंट टैक्स है, ये करंट टैक्स के लिए यूज होता है। कितनी है? 12। द बैलेंस ऑन डेफर्ड टैक्स नीड्स टू बी इंक्रीज टू 23। आप बताएं 16 को क्या मानो? कहते हैं द बैलेंस ऑन डेफर्ड टैक्स नीड टू बी इंक्रीज टू 23। एक्सेलेंट। हालांकि वो लिखा हुआ है 30/14, लेकिन अगर आप बताएं मैं अदर इंफॉर्मेशन वाले को क्लोजिंग मानूं या इस वाले को क्लोजिंग मानूं? क्योंकि फाइनल अकाउंट के सवालों में हम पढ़ेंगे अदर इंफॉर्मेशन वाले को क्लोजिंग माना करेंगे, किसी भी लम्हे बैक पैक करना पड़ सकता है। अच्छा जी बताएं, कैरी डाउन 23 सर 23 7। अच्छा जी, which includes the impact of increase in property valuation। ओ कहते हैं बड़े हो जो, आपको याद है क्लास में इधर एसेट और डीटी दोनों आते थे, कहते हैं रीवैल्यूएशन की भी गेम है, चल करा। अच्छा सर आपको कैसे पता लगे 23 एसेट है या लाइबिलिटी है? भाई ऐसा तो ना करो ना, ओपनिंग लाइबिलिटी थी तो कहते हैं इसको बढ़ा दो 23 तक तो लाइबिलिटी रहेगी। 23 से या 23 तक? 23 तक। टू बी या टू बी इंक्रीज बाय 2, बाय होता तो 16 जमा 23, पता नहीं यहां एक बड़ी फिगर आती। During the year, Hall Limited revalued its property for the first time, resulting in a gain of बच्चों ने डालना था 10, हमने डाला 3। 10 की एंट्री करें। एसेट कितने से बड़ा है? बोले ना, एसेट कितने से बड़ा है? 10 से। तो डबल एंट्री क्या बनेगी? एसेट डेबिट सरप्लस इन, और डीटीएल, डीटीएल अकाउंट में कितना जाएगा? 3। पीपीई अकाउंट में कितना जाएगा? 10। और सरप्लस इन ओसीआई में कितना जाएगा? 7। ये 3 इधर डाल दें। कहां से आ गया? नहीं डीटी तो नहीं, इसके अगेंस्ट एसेट अकाउंट है ना, एसेट ही लिखते थे हम, पीपी लिखते थे। आगे बस अब कुछ बैलेंसिंग निकालने जबरदस्ती कुछ। डीटीई भाई बिल्कुल तैयार हो जाओ। 4 खर्चा या गम? 5 3 हो चुके हैं। नन नहीं न, अच्छा नो। नहायत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि IAS 12 के MCQs भी हम खत्म नहीं कर सके। इसको कहते हैं आपके फ्यूचर से खेलना।